हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 10 की, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे कि हमने पहले राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति भी पढ़ लिया, आज हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है हमारे, उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री की भी बात की जाएगी। इन सब चीजों के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या कैसे वर्क करता है हमारा मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो भी ये प्रधानमंत्री की प्रक्रिया है, ये सब चीजें कैसे कार्य करती है। तो जो लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके पहले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उनको भी देखिए, क्योंकि ये संविधान की पूरी सीरीज आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ डिटेल में। ऐसा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला यूट्यूब पे, हिंदी में वो भी। तो आप कई जगह पे थोड़े बहुत डले भी हमने आए तो उन्होंने पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आपको पूरा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताऊंगा। तो ये 10वां भाग है। ऐसे ही हर 2 से 3 दिन पे एक भाग आप लोगों के सामने आएगा जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग को जिससे फायदा हो तो वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम आज तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 73, क्या संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। तो किस आर्टिकल यानी कि 73 जो आर्टिकल है उसके अनुसार हमारा जो संघ है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार किया जाता है, ऐसा संविधान में बोला गया है। अब इसके अंतर्गत कुछ और चीजें हैं वो देखते हैं। तो 73 के फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होगा, यानी कि संविधान के जो भी उपबंध है उसके अधीन ही रहते हुए ये सब चीजें इनकी होंगी। अब उसके का की बात करें तो जिन विषयों के संबंध में, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, ठीक है। और किसी संधि, ठीक है, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और आधिकारिकता के प्रयोग तक ही होगा। क्या उसकी शक्ति का विस्तार मतलब यहां तक ही होगा। पहले तो जो भी संविधान है हमारा उसके जो उपबंध है उसके अधीन ही रहेगा। दूसरा, जो भी विषय, जिसके जो भी मतलब सब्जेक्ट है आपका, जिस सब्जेक्ट के संबंध में, ठीक है, उससे रिलेटेड संसद अगर विधि बनाने की शक्ति है वहां तक रहेगा। और कोई ट्रीटी हो रहा है, कोई संधि हो रहा है, कोई करार हो रहा है, तो उस पे क्या होगा कि उसके आधार पर भारत सरकार द्वारा जो भी अधिकार है, प्राधिकार है, आधिकारिकता है कि प्रयोग है, उन्हीं तक जो है इसकी शक्तियों का विस्तार होगा। अब कुछ चीजें और क्या बोल रहा है यहाँ पर, परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का के निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति, यानी कि जो विधानमंडल अगर उस राज्य से रिलेटेड कोई शक्ति नहीं बना सकता तो वहां पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं किया जाएगा। ये यहां पर कहना चाह रहा था आर्टिकल 73। अब उसके और पॉइंट्स हैं। जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा, जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिन विषय में भी संविधान अगर विधि बना सकता है तो वहां पर जो है संघ जो है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति, उसका विस्तार यहाँ पे किया जाएगा उनके अधिकारियों के द्वारा जो है इन सब चीजों की प्रयोग, इन सब चीजों कृत्यों का पालन यहां पर किया जाएगा। अब बात करते हैं मंत्री परिषद वगैरह के बारे में, क्या बोला जा रहा है, क्या होता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें यानी कि मंत्री परिषद, तो अनुच्छेद 74, क्या 73 अभी हमने देखा था, 73 देखा, अब आया 74, 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या फिर राष्ट्रपति को की सहायता करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन दे देगा आपको महान्यायवादी, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और इस तरीके के ऑप्शन आपको देंगे। तो उसका आंसर जो जाता है वो जाता है मंत्री परिषद। बात करें अनुच्छेद 75 की, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। यानी कि 74 में बताया कि यह राष्ट्रपति को सलाह देंगे और 75 में जो भी उसके अंतर्गत मंत्री आते हैं उनके बारे में उपबंध वगैरह को यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं अगले अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल या भारत का महान्यायवादी का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल है 76। ये आपसे पूछा जाता है। और एक कैग का भी पूछा जाता है, कैग तो 148 उसका आर्टिकल होता है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको जो है याद रखना है। तो 76 की बात करें तो भारत का एक न्यायवादी होगा, ये बोला गया है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। सरकारी कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, इनके बारे में भी आगे डिटेल में देखेंगे। बस अभी हम अनुच्छेदों को देख रहे हैं। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यानी कि अनुच्छेद 78 में क्या है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड है सबसे पहले। तो दूसरा, जो राष्ट्रपति है हमारा या जो भी भारत देश का राष्ट्रपति होगा तो उसको जानकारी देने से संबंधित जो प्रधानमंत्री जो उनको जानकारी देगा या जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है हमारे राष्ट्रपति को जो जानकारी देना, उससे रिलेटेड चीजें अनुच्छेद 78 में दी गई हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो शासन है हमारा, यानी कि संघ का जो शासन है, यानी कि संघ का शासन, उसके अंतर्गत जो ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है उस स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर क्या बनता है। पहले आएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ दो चीजें आएंगी, कार्यपालिका और विधान मंडल। अब कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत हम बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा आपका मंत्री परिषद, ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के अंतर्गत आएगा आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री। ठीक है, ये तीन चीज आपके आएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री, ये तीनों चीज आएंगे। उसके बाद इधर पे आते हैं हम, यानी कि विधानमंडल की तरफ बढ़ते हैं। तो विधानमंडल में क्या आएगा, संसद, संसद के बाद फिर संसद के अंतर्गत उच्च सदन, यानी कि जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और फिर निम्न सदन आएगा जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसी के चीजें हम डिटेल में, जैसे राज्यसभा है तो अधिकतम 250 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित, और इन सब चीजों के जो है यहां पर डिटेल दी गई है। आज जो हमको पढ़ना है मेनली, तो मेनली पढ़ना है हमको आज इन सब चीजों को। राष्ट्रपति के बारे में हम मेनली पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। आज जो फोकस है हमारा मंत्री परिषद के ऊपर मेनली फोकस है। मंत्री परिषद को हम डिटेल में जानेंगे, प्रधानमंत्री को हम डिटेल में आज के इस भाग में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कार्यपालिका या मंत्री परिषद की जो डिटेल्स हैं वगैरह क्या है, उनको आगे हम देखते हैं। तो बात करते हैं मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 74 के अनुसार, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 74, संविधान का जो अनुच्छेद है उसके 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी कि वही जो हमने पिछले जो है पार्ट में आर्टिकल्स में देखा था 74 में, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा उसको जो सलाह देना है, जो सहायता करनी है, उसके लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अब 74 के 1 में देखिए क्या बोला जा रहा है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के जो है मतलब ऐसी सलाह या इनके द्वारा जो सलाह दिया जाएगा उन पर कार्य करेगा। तो देखिए जो इसमें आईएमपी पॉइंट है, तो आईएमपी पॉइंट ये है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि मंत्री परिषद जो है मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उनका जो हेड कौन होता है, तो कौन होगा, प्रधानमंत्री। यानी कि अगर अभी की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी।
परंतु में देखिए क्या लिखा हुआ है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यह बोला गया है आपके इसी के सेकंड पार्ट में। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि ये एक यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और ये दो, तो ये आखिर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है या क्यों इस स्लाइड्स में ऐसा दिया गया है, तो देखते हैं ये क्यों है। देखिए पहले के बारे में डिटेल है, संविधान का 42वां संशोधन यानी कि 42 नंबर का जो संशोधन था अधिनियम वो था 1976 का, कि धारा 13 के द्वारा 3/1/1977 से खंड 1 के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया है। और दूसरा है 44वां संशोधन यानी कि 78 में धारा 11 के द्वारा 20/6/1989 से अंतःस्थापित किया गया है। तो ये चीजें जो है संविधान संशोधन के द्वारा इन पे जो है वर्क किया गया है। अब और चीज बात करते हैं, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, कि मतलब एक प्रश्न है जिसकी आपके न्यायालय में जांच नहीं होगी। अब वो प्रश्न आखिर है क्या, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, यानी कि यह एक क्वेश्चन है जो किसी के भी मन में उठ सकता है। तो इस क्वेश्चन पे आप न्यायालय में जाके इसकी जांच नहीं करवा सकते, ये संविधान में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री से रिलेटेड। प्रधानमंत्री का उल्लेख यानी कि जो हमारा प्रधानमंत्री है जो कि मंत्रिपरिषद का हेड होता है, अनुच्छेद 74, 75 और 78 में मिलता है उनका उल्लेख। संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी कि ये राष्ट्रपति का जब हम पार्ट देख रहे थे तो उस पार्ट में भी हमने यहां पर देखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति पूरे मंत्री और जो मंत्री हैं उनका नियुक्त करता है। तो 75 के 1 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर जो था ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं पॉइंट कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि क्या, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगी, यह बोला गया है। और यह 91 यानी कि 91 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2003 में, तो उसकी धारा 2 के द्वारा अंतःस्थापित इसको किया गया है, यहां पर यह बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके पीएससी, आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी हर एग्जाम के लिए ये लाइन बहुत ही होने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें और, किसी राजनीतिक दल का, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निहरताएं रखता है, अपनी निहरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, यानी कि जिस दिन से वो पद समझ लीजिए ग्रहण कर रहा है और समाप्त होने तक, जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है उसमें से भी जो है पूर्वोत्तर हो और उसकी अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी जो है योग्यता रखेगा, ये यहां पर बोला गया। बात करते हैं अनुच्छेद 75 के 2 की, तो इसके अंतर्गत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट हर एग्जाम में पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। सामूहिक रूप से अगर हम बात करें तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति कोई नहीं लगाएगा आंसर। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो देखिए
कौन शपथ दिला रहा है? राष्ट्रपति शपथ दिला रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि शपथ ओथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर ओथ दिलाया जाता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। देखिए फिर से अगेन, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। यह यहां पर बोला गया है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो और पॉइंट्स है हमारे पास कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्तियों को 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य वही है। यानी कि जो संसद का सदस्य नहीं है तो राष्ट्रपति उसको बना सकता है, लेकिन उसकी यह एक कंडीशन रहेगी कि 6 माह के अंतर्गत आपको संसद की सदस्यता ले लेनी है। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो जो पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा, मंत्री पद से को हटा दिया जाएगा। यह यहां पर बोला गया है। कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 75 के 6 में बोला गया है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते, ठीक है, यही आर्टिकल 75 की ही बात चल रही है। तो उसके अंतर्गत बात यह है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। बात करते हैं अब हम अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। भारत का महान्यायवादी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जिनका आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 76, जो कि हमने शुरू में देखा था। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत यानी कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया का करेगा। ठीक है, किसका? इंडिया का जो महान्यायवादी होगा, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। मोस्ट आईएमपी, इसलिए मैं इसको कई बार बोल रहा हूं। मेरे कई बार बोलने का अर्थ यह है कि वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आर्थित जो मतलब किसी व्यक्ति को, यानी कि क्वेश्चन मतलब यहां पे इस पॉइंट का यह मतलब है कि जो उच्चतम न्यायालय या जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, जो अर्हताएं हैं, जो व्यक्ति रखता है, उसको भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। आया समझ में? क्वेश्चन यह है, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता कि क्या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत का महान्यायवादी बन सकता है, हाँ या ना में ऑप्शन रहेगा आपको, या फिर ऑप्शन ए रहेगा हाँ, ऑप्शन बी रहेगा नहीं, ऑप्शन सी रहेगा इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से। तो इसका आंसर जाएगा जी हाँ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भी न्यायाधीश के पद की अर्हताएं रखेगा उसको राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी, विधि मतलब, विधि का मतलब क्या होता है? कानूनी संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा जो है तत्समय प्रवत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। मतलब जो भी उसका कार्य है वो कार्य का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति जो बोलेगा उसको विधि से रिलेटेड कार्य वो भी करेगा। ये सब चीजें यहां पर बोली गई है। 76 की बात करते हैं। 76 के अंतर्गत उसके तीसरे नंबर पॉइंट में तो महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको होगा? महान्यायवादी को होगा, अटॉर्नी जनरल को होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेगा और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। तो जो मेनली राष्ट्रपति कहेंगे वही उसका जो है कार्य होगा। कुछ और पॉइंट देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि सरकार की तरफ से कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी पद के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए। ये हमने डिटेल में पढ़ा। भारत का महान्यायवादी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन,
भारत का महान्यायवादी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, इसको बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए। कम ऑन, फिर से एक बार, भारत का महान्यायवादी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन किसी भी सदन में उसे बोलने का अधिकार होता है। अगला पॉइंट, वह सदन के किसी भी सदन, मतलब वह संसद के किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो बोल सकता है लेकिन उसको मत देने का अधिकार भी नहीं है। तो ये आईएमपी, अगेन ये दूसरे जो पॉइंट है आईएमपी हो गए 2 पॉइंट। कम ऑन, फिर से, भारत का महान्यायवादी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सदन में बोल सकता है। वह संसद के किसी भी सदन में मत देने का अधिकार या अधिकारी नहीं होता है, उसको कोई अधिकार नहीं होगा या संसद में मत नहीं दे सकता। मोस्ट आईएमपी 2 पॉइंट। अगला, भारत के महान्यायवादी का पद एक स्वतंत्र पद है, जबकि ब्रिटेन में वह वहां के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो यह डिफरेंस हो गया। ब्रिटेन में जो महान्यायवादी का पद होता है वहां पर वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन भारत में वह सदस्य नहीं होता। तो थोड़ा सा चेंज किया गया, हमने देखिए कॉपी किए हैं अन्य देशों से थोड़ा थोड़ा चेंज करके, ताकि कॉपीराइट ना लग सके आज के जनरेशन के हिसाब से। महान्यायवादी का मुख्य कार्य राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधि संबंधी प्रश्नों पर सलाह देना है। कानूनी जो भी संबंध होंगे, कानूनी जो भी सलाह देना होगा, महान्यायवादी देगा। अपने कर्तव्यों जो कर्तव्य है, देखिए, अपने कर्तव्यों के पालन में उसे देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। मेनली आप बोल सकते हैं कि वो हमारे भारत सरकार का एक वकील है। कौन है? भारत सरकार का एक वकील है, आप ऐसा यहां पर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी कार्य का संचालन की। ठीक है, जो हमने आर्टिकल वहां पर देखा था, जिसके अंतर्गत हमने 77-78 को देखा था। तो इसके अंतर्गत संविधान 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी या कही जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी, यहां पर की जाएगी। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी या फिर की जाएगी, ऐसा आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य, ठीक है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। यानी कि जो भी कार्रवाई की गई है वो राष्ट्रपति के नाम से हुई है, ऐसा कहा जाएगा। ये बोला गया है आर्टिकल 77 के 1 के अनुसार। दूसरे पॉइंट में बोला गया है राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता, ठीक है, विधि मान्यता और आधार पर प्रसंगत नहीं किए जाएंगी। ठीक है, कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया है या निष्पादित आदेश में लिखित नहीं है। ये सब चीजें यहां पर थोड़ी थोड़ी बोली। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए, देखिए राष्ट्रपति का हुआ, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यानी कि जो भी भारत सरकार का कार्य है वो बहुत ही आसानी से हो सके, और मंत्रियों को कार्य कैसे बांटना है, कैसे उनको कार्य देना है, वो राष्ट्रपति नियम बनाता है। अब प्रधानमंत्री के कर्तव्य, देखिए मेनली प्रधानमंत्री के बारे में अब हम यहां पर जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। किसका? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यपालक जो है कि प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं, ठीक है, प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। मेनली राष्ट्रपति को वो सभी जो भी रिलेटेड, आपके प्रशासनिक रिलेटेड, विधानसभा से रिलेटेड, विधान विषयक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बताएगा किसको? राष्ट्रपति को। संघ के कार्यपालक के प्रशासक या प्रशासन संबंधी जो भी चीजें हैं वो राष्ट्रपति अगर उनकी जानकारी मांगता है तो वह उसे देगा। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए वह रखे जाएंगे। तो ये मेनली जो है उसके कर्तव्य है, हमारे प्रधानमंत्री के यह कर्तव्य
कहे जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3-4 चीजें आती है जो हमने देखा था। मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल की बात करें जो कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री देखे थे हमने, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, तो इसके अंतर्गत राज्य मंत्री आता है स्वतंत्र प्रभार के साथ, और उप मंत्री आते हैं डिप्टी मिनिस्टर जिनको हम बोला जाता है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते हैं यहां पर हम। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, मंत्री परिषद, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कैबिनेट मिनिस्टर है, स्वतंत्र भार, उसके बाद राज्य मंत्री है और फिर उप मंत्री है। लेकिन यहां पर एक ये लाइन आप देख रहे होंगे जो कि पूरी तरीके से इसको डिनोट कर रहा है, यानी कि ये पूरे हैं। तो केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें तो केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए एवं राज्य स्तर पर विधानसभा हेतु ये उत्तरदायी होंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन यही बोला जा रहा है, मंत्रिपरिषद की बात होगी तो केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए और मतलब पूरे अगर मिलके सामूहिक रूप से बात करेंगे तो केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे और राज्य स्तर पर विधानसभा के लिए। और यहां पर और चीजें हैं, तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, अलग अलग की अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रपति के लिए और राज्य स्तर पर राज्यपाल के लिए यहां पर उत्तरदायी होंगे। स्वतंत्र प्रभार वगैरह जो यहां पर दिया हुआ है। अब कुछ चीजें और देखते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यह मुख्य राज्य केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री होगा, कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं एवं नीति निर्धारण करते हैं, ठीक है, एवं नीति निर्धारण यहां पर करते हैं और सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होगा। राज्य मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो राज्य मंत्री से रिलेटेड चीजें यहां पर आप देख सकते हैं, मंत्रियों विभागों का स्वतंत्र प्रभार होगा, कैबिनेट मंत्रियों के पर्यवेक्षण एवं पथ प्रदर्शन के अंतर्गत कार्य होगा, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं, यह यानी कि कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं राज्य मंत्री। उप मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो उप मंत्री की बात करें तो जिन मंत्रियों के साथ वे संबंधित होते हैं उनकी मदद करते हैं और संबद्ध होते हैं एवं प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं होता उनके पास। अब बात करते हैं थोड़ी सी और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर की बात कर लेते हैं। तो अंतर अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उसके अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री भी आएगा, कैबिनेट स्तर के पूरे मंत्री भी आएंगे, राज्य मंत्री भी आएगा, उप मंत्री भी आएंगे, सभी चीजों को मिलाकर यहां पर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। लेकिन बात करें मंत्रिमंडल की यानी कि यूनियन कैबिनेट की, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही बच रहेंगे, यानी कि इसमें आपके राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं होंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। क्या? फिर से एक बार, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कम ऑन, फिर से, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, जो छोटी चीज है उसके सभी सदस्य होंगे। देखिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि मंत्रिमंडल में कौन कौन है, प्रधानमंत्री है और कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री हैं, और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ये तो है ही, उसके साथ राज्य मंत्री और उप मंत्री है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है इसके जो सदस्य हैं जरूरी नहीं कि वो इसके सदस्य हो, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो हमेशा इसके सदस्य होंगे। तो इसको कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, इसलिए मैंने इतने बार आप लोगों को बोल के बताया है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। मंत्रिपरिषद एक बृहत्तर संस्था है, ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी, यानी कि वही चीज बोली गई कि भाई मंत्रिपरिषद एक बड़ा संस्था है और मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। तो देख लीजिए, बनी सी बात है, इसमें प्रधानमंत्री और बस ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं। तो बनी सी बात है, वो बड़ी परिषद कहलाएगी, बड़ी संस्था यहां पर कहलाएगी। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर में और चीजें देखिए क्या क्या है। मंत्रिमंडल राष्ट्र की नीतियों को निर्धारित करता है। मंत्रिमंडल यानी कि लघु स्तर, छोटे स्तर की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र की नीतियों को निर्धारित करता है। जबकि और क्या क्या चीजें हैं, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निर्णय लेता है, जबकि मंत्रिपरिषद इसके लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कि मंत्रिमंडल जो है कोई भी अगर उसको निर्णय लेना है तो सामूहिक रूप से लेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद में ऐसा कोई बाध्य नहीं है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद जो कार्य बोल रहा है, कोई नियम बना रहा है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है मंत्रिमंडल का होगा। मंत्रिमंडल
छोटी संस्था होने के बावजूद मंत्रिपरिषद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो ये एक आपका यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। संविधान के भाग 5 में संघ में 5 भाग संघ में अनुच्छेद आर्टिकल में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उल्लेख मिलता है। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करें थोड़ी सी और चीज, जो देखिए क्या बोला जा रहा है मंत्रिमंडल के बारे में, बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा बिल्कुल। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार भाग 18 आपात उपबंध के अनुच्छेद 352 के 3 में मिलता है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल का, अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, वह विनिश्चय की ऐसी उद्घोषणा की जाए उसे लिखित रूप में सूचित या संसूचित नहीं किया जाता है। तो ये बस एक बार जो है आपको यहां पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, सिर्फ ये एक जो है 352 के 3 में ही इसका वर्णन मिलता है, भाग 18 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आपके बड़े एग्जामों के लिए। और चीजें हैं, मंत्रिपरिषद जो है हमारा, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन चारों श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। भारत जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्व का होता है, क्योंकि संस्थात्मक व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि तक जगजीवन राम जो थे हमारे, जगजीवन राम 32 वर्ष तक रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो जगजीवन राम। तो देखिए राम जी वर्षों पहले आए थे और अभी भी उनको जाना जाता है, उनका कार्यकाल बहुत लंबा है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, जगजीवन राम 32 वर्ष। अब थोड़ा सा चीजें देखते हैं, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार एक हमारा जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और राष्ट्रपति इसकी किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सामान्य परंपरा यह है कि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। सामान्यतः वह सबसे बड़े दल के नेता को अथवा सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो मेनली बोला जाता है कि लोकसभा का नेता, ठीक है, कौन कहलाता है, हमारा प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य और बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यही अनिवार्य है, यह अनिवार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना नेता अगर चुन लेते हैं तो। जैसा कि जो प्रधानमंत्री, यानी कि हम पहले प्रधानमंत्री की बात करें, महिला प्रधानमंत्री की, इंदिरा गांधी जो पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। प्रधानमंत्री पद पर ऐसा भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नियुक्त ना हो, बशर्ते उसे लोकसभा में बहुमत जो है पद जो दल है से सदस्य अपना नेता चुन ले और उसे 6 माह के अंतर्गत संसद का सदस्य बनाना अनिवार्य होगा। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। यह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के मांगे जाने पर अन्य सूचनाएं भी उस तक पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत रत्न, पद्म भूषण एवं पद्मश्री आदि उपाधियां प्रधानमंत्री की स्वीकृति पर ही दी जाती हैं। तो ये एक आईएमपी पॉइंट है आप लोगों के लिए। उप प्रधानमंत्री, संविधान में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में, याद कीजिएगा, संविधान में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन 15 अगस्त 1947 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रथम उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं। तो पहले उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। भारत के
प्रधानमंत्री के कार्य की अगर हम बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि सबसे ज्यादा सालों तक, लगभग 16 साल तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। दूसरे नंबर के गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर अगेन गुलजारी लाल नंदा एक बार बने, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मोस्ट आईएमपी। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी संसद लोकसभा में जो है अपना पद ही नहीं रखा, चरण ही उनके नहीं पड़े, तो ये आपको याद रखना है। फिर इंदिरा गांधी देखिए फिर से आई दोबारा, तो जब पहली बार ये जो बनी थी उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी, दोबारा फिर बनी। राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीएन नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे हमारे राजनेता थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम दिनों के लिए, लगभग आई थिंक 13 दिन के लिए ही एक बार प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था। फिर ये देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार, अटल बिहारी वाजपेयी फिर से आए थे, जो कि 1998 से 2004 तक रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। फिर मनमोहन सिंह जी आए 2004 से 14 तक, ठीक है, लगभग 10 साल। फिर आए हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि 2014 से अभी तक बने हुए हैं। तो ये हमने देखा प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल। तो इसमें याद रखना है आपको चौधरी चरण सिंह, जिनके चरण ही नहीं पड़े लोकसभा में। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सबसे कम समय के लिए यहां पर बने थे, ठीक है। चलिए अब वर्तमान में प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री रही हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल सबसे लंबा 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका विदेश यात्रा के दौरान ताशकंद समझौता कब में जो है निधन हुआ। तो आज का क्वेश्चन यह है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, ठीक है। ताशकंद समझौता हुआ कब, कमेंट करके बताइए। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम एवं केवल कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। चौधरी चरण सिंह भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया, तो उनके चरण ही नहीं पड़े संसद में। मोरारजी देसाई भारतवर्ष के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री एवं राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है सरकार 1996 से मई 1996 से जून 1996 तक सबसे कम कार्यकाल 13 दिन का रहा। तो ये जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया था, तो यहां पर हमने इसको लिखित रूप में आपके सामने रखा। तो क्वेश्चन आपको लेकिन बताना है, ताशकंद का कमेंट करना है। इसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर हमने देखा जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो मंत्री परिषद है, हमारा मंत्रिमंडल है, उसके बारे में चीजें हमने जानी आज भाग 10 में। अब आने वाला जो भाग होगा इसमें भी हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए और आप वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अगले भाग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।